क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? अगर आ रही है तो लिखिए #यस कमेंट बॉक्स में। हमेशा की आदत है, जब भी हम सेशन करते हैं आपसे हैशटैग में कुछ ना कुछ लिखवाते रहते हैं, पिछले सेशन में भी और जो जूम पे जो लोग सेशन लेते हैं। अच्छा, वो लोग भी बताएं कि आप लोगों ने जूम पे कितने सेशन अभी तक लिए हुए हैं हम लोगों के? क्या आपने जूम पर कोई सेशन वाईआईपी का ज्वाइन किया है? लगभग शायद पिछले 6 सेशन में ले रहा हूँ उसमें। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन, अपना कैंपेन कैसे बनाएं, सोशल मीडिया पे क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है सोशल मीडिया की, अगर आप अब करना चाहते हैं तो कैसे करें। ऐसे सारे 6-7 चीजों पे हमने सेशन बनाए हुए हैं। और हाँ, मुझे चैट दिख रही है। हमारे साथ मॉडरेटर सौरभ हैं और आकाश हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कहिए, इन्होंने लंबा वक्त दिया है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसकी तैयारी 3-4 दिन पहले से की जाती है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमको सौरभ शायद 195 रिस्पॉन्स हमको मिले थे, 195 रिस्पॉन्स मिले थे। आप लोगों ने लिखा, हमने सुना, हमने पढ़ा, और हमने चुने हैं 10 ऐसे लोग जिनके जवाब हमें सारगर्भित लगे, ज्यादा सुंदर लगे, और हमारे मानकों पर जो खरे उतरते लगे। और उन सभी लोगों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सारे साथी जिनको चर्चा में शामिल होना था, मॉडरेटर आकाश शायद सब लोग जुड़ चुके हैं हमसे, और बाकी जो साथी इस चर्चा का हिस्सा बनने आए हैं वो भी उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपने सभी साथियों को आमंत्रित कर लीजिए। हमारे पास अभी 2 से 3 मिनट हैं, इसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपका अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप हो, अपना टेलीग्राम ग्रुप हो, अपना फ्रेंड जोन हो, वहां पर इसे शेयर कीजिए ताकि आपके साथी भी आपकी चर्चा में आपका स्टेक सुन पाए। इसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस चर्चा का फॉर्मेट क्या रहेगा? हाँ, इस चर्चा का फॉर्मेट क्या रहेगा? फॉर्मेट रहेगा कि पहले मैं विषय का परिचय दूंगा। इसके बाद आप सभी अपने अपना अपना परिचय देंगे। विषय के परिचय नहीं, पहले विषय का, पहले आप अपना अपना परिचय देंगे, हम जानेंगे एक दूसरे को। इसके बाद फिर मैं विषय का परिचय दूंगा, और इसके बाद उस विषय पर आप अपने अपने विचार रखेंगे, और इसके बाद फाइनल कंक्लूजन के साथ हम ये चर्चा समापन की तरफ ले जाएंगे। आप में से कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछली बार की जो चर्चा है वो ज्वाइन करी थी। और चर्चा का विषय था पिछली बार कि जो नेता लोग हैं उनकी आयु जो है, औसत आयु जो है, वो इतनी अधिक क्यों है। हम वैसे ही विषय उठा रहे हैं जिन पर गंभीरता से बात की जा सकती है। और यकीन मानो, जो आज का विषय है वो इस मामले में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। सुनने में बहुत एकेडमिक लग सकता है कि क्या महत्व है आइडियोलॉजी का आज की पॉलिटिक्स में, या कितनी प्रासंगिक है आइडियोलॉजी। लेकिन एक कतई एकेडमिक नहीं है। अगर आप भारतीय राजनीति को जानते और समझते हैं तो आपको बहुत समीचीन लगेगी ये चर्चा, और आप ज्यादा ज्यादा समझदार होके, एक दूसरे से सीख के, और ज्यादा मनुष्य होके जाएंगे। चर्चा के कुछ नियम हैं। जब भी आप बोलें तो दूसरे के बोलने का भी सम्मान करें, बीच में ना बोलें, सबको अपनी बात पूरी करने दें। इसके अलावा निर्धारित समय तक ही बोलें। आप जो बोलना चाहते हैं उसको सीमित संदर्भ में, सीमित टाइम फ्रेम में आप कंप्लीट करें, ताकि सबको बोलने का मौका मिले, क्योंकि चर्चा का निश्चित समय है और हमारी भी अपनी समय की अपनी मजबूरियां होती हैं। इसके अलावा कोई भी सांप्रदायिक बात, किसी भी तरह का अभद्र बयान ना दें, क्योंकि चर्चा लगातार हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाइव जाएगी। तो जो मर्यादा है, जो गरिमा है, उसका जो पालन होता रहे, तो ये चर्चा ज्यादा ज्यादा हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। अगले 2 मिनट के भीतर हम ये चर्चा शुरू करेंगे, परिचय के साथ शुरू करेंगे, और फिर इसके बाद विषय परिचय होगा। कुछ समय के क्विक अंतराल के बाद मैं हाजिर हूं इस चर्चा के लिए।
साथियों के नाम मैं लूंगा, वो आए, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं। हमारे साथ नितिन जी जुड़े हुए हैं, नितिन जी आए और अपना परिचय दें। नितिन जी, आवाज आ रही है? नितिन जी कह रहे हैं कि वो अपना कैमरा नहीं खोल पा रहे हैं, कोशिश करिए। मॉडरेटर सौरभ। ठीक है, मैं अभिषेक जी को आमंत्रित करता हूँ, अभिषेक जी आए और अपना परिचय दें। जी नमस्ते, थैंक यू मुझे ये अवसर देने के लिए, और सभी साथियों को मैं नमस्ते करता हूँ। मैं डॉक्टर अभिषेक हूँ। फिलहाल जो हूँ मैं बिहार में एज ए सर्जन यहाँ पे कार्यरत हूँ, यहाँ के बिहार सरकार में यहीं पे काम कर रहा हूँ। जी अभिषेक जी, आप अपना परिचय दीजिए। कुछ जी मेरी टेक्निकल आवाज फॉल्ट थी, इस वजह से नहीं हो पा रहा था, आप शुरू कीजिए। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल आ रही है। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिषेक हूँ। जी मैं फिलहाल जो हूँ बिहार सरकार के अंडर एज ए सर्जन यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जी और मैं काफी ये धन्यवाद करना चाहता हूँ वाईआईपी के मंच का, जो मुझे ये अवसर मिला है। सारे साथियों को मैं नमस्ते करता हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत। जी जी, आपने बहुत क्विक परिचय दिया समय को देखते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। पवन जी आए और अपना परिचय दें। पवन जी। पवन जी आ रहे हैं? जी पवन जी। सभी को नमस्कार जी सर। जी आप और अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। जी 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 हाँ। सभी साथियों को नमस्कार। और यूथ इन पॉलिटिक्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम जैसे साथियों को ये मंच दिया है अपनी बात रखने के लिए और विचारों को का आदान प्रदान करने के लिए। और मैं सर हरियाणा के रेवाड़ी जिले का रहने वाला हूं सर। और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में ग्रामीण विकास का जो महकमा है उसके अंदर मैं जेई कार्यरत हूँ सर, पंचायती राज संस्था में सर। अरे वाह। धन्यवाद सर। जी जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पवन जी। क्षेत्रीय डाइवर्सिटी जो है वो इस चर्चा में दिख रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। आइए विपिन जी, और इस चर्चा में अपने परिचय के साथ शामिल होइए। जी सर, नमस्कार सर। मेरा अपना नाम कैमरा विपिन ओपन कर कुमार सकते हैं अगर करना चाहें तो। है। मैं ठीक है। जी जी जी, बहुत अच्छा दिख मैं रहा है। सर जी उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। अरे वाह। हाँ। करंट में मैं स्टूडेंट हूँ। इतिहास से मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए कर रहा हूँ अभी। और बस यही है। तो इतिहास में किस हिस्से में आपने आपकी मौका। दिलचस्पी है? मध्यकालीन इतिहास में, वैदिक कालीन इतिहास में, या आधुनिक जी इतिहास सर, में? आधुनिक इतिहास में ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ रहता है वो। जी जी, मुझे लगा था।
ठीक है विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शशि शेखर जी आइए और धन्यवाद। इस परिचय के साथ चर्चा का हिस्सा बनिए। शशि शेखर जी। जी, अभिनव जी हैं हमारे साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिनव कुमार है और मैं मूलतः बिहार से हूँ और फिलहाल मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मीडिया स्टडीज का स्टूडेंट हूँ। और मुझे जो रोचक लगता है वो लगता है पॉलिटिक्स बिहाइंड पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जो मतलब हम देखते हैं एक वो पॉलिटिक्स है और एक वो पॉलिटिक्स है जो होती है, सभी जो नहीं देख पाते, जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। ये था मेरा छोटा परिचय और आप सभी को होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसी दिलचस्पी है आपकी, मैं कहूंगा कि जो मेरे बैकग्राउंड है ना मेरे पीछे, उस पर नजर रखिएगा। क्या पता पॉलिटिक्स के पीछे पॉलिटिक्स कुछ हो जाए, तो वो आईपैक के बार रूम में ही है हम लोग, तो कुछ भी हो सकता है। जी, वो तो उसके लिए आईपैक काफी पॉपुलर है। प्रदीप जी आइए और अपना परिचय दीजिए। वैसे यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है आपकी, मेरा एडमिशन नहीं हुआ है वहां पे। प्रदीप जी आइए और अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार जी। इस मंच के माध्यम से जुड़े सभी साथियों को और होली की शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मंच का, जो हम सब साथियों को ये मौका दिया कि हम यहाँ के कुछ बारीकियां सीख सकें और चर्चा कर सके चीजों की। मैं हरियाणा से हूँ, जींद जिले से, और पेशे से मैं एक वकील हूँ जी। और मेरी भी दिलचस्पी, जैसे अभी क्या मुझे डरना चाहिए? जी नहीं, हम रक्षक हैं। अच्छा अच्छा, ओके। जी, हम तो राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जी 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 जी, और मेरी दिलचस्पी रही है, इसलिए मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सौरभ जी। नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम सौरभ शर्मा है। मैं करनाल जिला हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ गुड़गांव में, पर फिलहाल मैं करनाल में ही हूँ। और पॉलिटिक्स में मेरी रुचि बहुत है और ये रुचि 2019 से शुरू हुई, जब मेरे पिताजी ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। वो इंडिपेंडेंट थे पर वो जीत नहीं पाए, क्योंकि सबको पता है कि मोदी लहर थी और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें ऐसे ही चले गए। लेकिन हाँ, इसमें रुचि तभी से शुरू हुई पिताजी के कारण ही। और अब मैं किसी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, सिर्फ काम अपना नौकरी करते हैं और उसके साथ साथ ध्यान रखते हैं कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में। पर आप सबने जो जवाब लिखे हैं वो गहरे राजनीतिक थे, सारगर्भित थे। इस वजह से ही आप इस चैनल में जो पूरी चर्चा का हिस्सा हैं। जाहिर सी बात है, आप सीधे राजनीति में भले ही ना हो, आप उसे समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देवजितो जी आइए। अगर मैं सही उच्चारण कर पा रहा हूँ मुझे माफ कर दीजिएगा। देवजितो जी। क्या हमारे साथ देवजितो जी हैं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे वाह, बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। नमस्कार सबको। मेरा नाम है देवजित चक्रवर्ती और मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हूँ और मैं करेंटली क्लास 12th में हूँ और मुझे पॉलिटिक्स में रुचि क्लास 11th से लगी। अभी आप 12th में हैं? हाँ। ओह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हर तरह के लोगों को चुना है। जी जी, रवीश जी आइए और अपना परिचय दीजिए। रवीश जी क्या हमारे साथ हैं? जी 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 हाँ। सभी साथियों को नमस्कार एंड यूथ इन पॉलिटिक्स की पूरी टीम को भी नमस्कार जी। कि आपने एक अच्छा मंच दिया है जिसके माध्यम से हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं। जी। और मेरा परिचय है, मेरा नाम रवीश कुमार हुआ। मैं बिहार के गया जिले से हूँ, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से हूँ। वर्तमान में मैं सरकारी सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ, जबलपुर में। और मैं यूनियन से भी जुड़ा हुआ हूँ, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन से जुड़ा हुआ हूँ। उसकी एक इकाई है लेबर यूनियन और उसमें मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। और इसके माध्यम से फिलहाल मैं
तो लोगों का सेवा करने का मौका जब मिलता है तो करता हूँ। इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में तो है ही, इसीलिए मैं 2018 से ही YIP से जुड़ा हुआ हूँ। अरे वाह, दिल्ली पुराने में साथी। जी। दिल्ली में मैं प्रशांत किशोर जी से मिला था, वहाँ मीटिंग अटेंड किया था। तब से मैं सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से भी लिखते रहता हूँ कि जल्दी से प्रशांत किशोर जी आए, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और कुछ ऐसा करें जिससे बिहार का विकास हो और हम लोग भी उसमें सहभागिता अपनी निभाएं, क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं सर कि जब तक आप जैसे लोग मतलब हैं बिहार का विकास बहुत अच्छे से हो सकता है, ये मुझे पूरी उम्मीद है इसकी। सबसे अच्छी बात इस चर्चा की ये है कि हमने हर बैकग्राउंड के, हर तरह के पेशेवर लोगों को इस चर्चा में जोड़ा है। एक बार आप लोग बता दें कि मेरी आवाज क्या सभी तक क्लियर आ रही है? इसके बाद विषय के परिचय के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। जी, हमारे एक साथी नितिन जी का परिचय नहीं हो पाया था। नितिन जी आइए और अपना परिचय दीजिए, इसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी नितिन जी हमारे बीच हैं? जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? चिरपरिचित चेहरा आपका, बहुत बहुत स्वागत है। जी मेरा नाम है नितिन बुरी, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BSc का छात्र हूँ जी। और YIP से या प्रशांत किशोर जी से मैं 2019 से जुड़ा हूँ। उनकी फिजिकल मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया किसी से, बट काफी लंबी समय से उनके हर एक उनका कोशिश की है कि उनका अध्ययन कर पाए और उसी से बोलने की भी होती है और एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आना चाहते हैं, लेकिन उस 15 साल बाद में। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में दोबारा से। आप पिछली बार शायद हमारे ऑडियंस जोन में थे, लेकिन इस बार आपने इतना शानदार जवाब लिखा है हमारे बीच कि हम इस चर्चा में हिस्सा है। आज हम बात करने वाले हैं कि आज की राजनीति में आइडियोलॉजी का क्या महत्व है, मोटा मोटी इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले विषय का परिचय जो 5 मिनट मैं हमेशा देता हूं, उसके बाद ये चर्चा शुरू करेंगे, ताकि जो फ्रेम है इस चर्चा का वो आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाए। जब भी बात विचारधारा की आती है तो हम समझते हैं कि राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब उसमें कोई जगह नहीं है इन सब की। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। जब भी हम कहते हैं विचार, यानी किसी चीज के बारे में हमारा जब एक विचार बनता है, नजरिया बनता है, तो हम कहते हैं इस चीज के बारे में हमारा ये विचार है। जब विचार की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है तो आ जाती है विचारधारा। धारा मतलब जो बहती हुई, अपने आप कई चीजों को समेटती हुई जब विचारावली चलती है, यानी किसी एक चीज के बारे में जब हम सुसंगठित एक विचार बना लेते हैं तो विचारधारा वहां आ जाती है। जब ये मामला राजनीतिक होने लगता है तो आ जाती है राजनीतिक विचारधारा। जब हम राजनीतिक चीजों के बारे में अपनी राय बनाते हैं कि संगठन कैसे बनेगा, राज्य कैसे चलेगा, जब कई सारे लोग समाज में जुड़ते हैं और समाज में जुड़ने के बाद जब उनको ये जरूरत महसूस होती है कि उनके बीच एक व्यवस्था होनी चाहिए, यहीं से जन्म होता है उन सवालों का जो विचारधारा के अंदर आते हैं कि अगर कोई व्यवस्था है तो उसकी आर्थिकी कैसे चलेगी, उसकी सामाजिकी कैसे चलेगी, वहां लेन देन कैसे होगा, बाजार कैसे काम करेगा, और वहां पे विचारधाराओं के सेट आते हैं।
इसीलिए दो तरह की राजनीति हो जाती है, व्यवहारिक राजनीति और सैद्धांतिक राजनीति। शायद जो हम बात करने वाले हैं आइडियोलॉजी की, वो ज्यादातर सैद्धांतिक राजनीति की है, और जब उसकी प्रैक्टिस की जाती है तो वह व्यवहारिक राजनीति में आ जाती है। शुरुआत हुई थी इसकी प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली से, आपने सुना होगा इनके नाम। उन्होंने पहली बार जवाब दिए थे इसके कि राज्य को किस तरह चलना चाहिए, एक आइडियल प्रिंस होना चाहिए, फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट आया था। और उसके आते 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 हमने वर्डवार झेले, और इसके बाद जो 2-3 बड़ी विचारधाराएं निकल के हमारे सामने आई हैं, उसमें कार्ल मार्क्स की एक मार्क्सवाद थी, जिसके आधार पे अभी जो विचारधाराएं निकल के आई हैं वो लेनिनवाद है, साम्यवाद है, जिसको लेके भारत में जो पार्टियां हैं वो सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, फॉरवर्ड ब्लॉक है। इस तरह की पार्टियां एक विचारधारा से निकल के आती हैं। दूसरी विचारधारा कैपिटलिज्म वाली है, जो पूंजीवाद निकल के आई है एडम स्मिथ से, जो दक्षिणपंथी खेमे की अपनी आर्थिकी विचारधारा है, और दक्षिणपंथ की फिर अपनी विचारधाराओं ने बीजेपी, शिवसेना और इस तरह के दलों को जन्म दिया है। इसके अलावा एक बीच की विचारधारा जो भारत की अपनी बहुत कही जा सकती है, वो समाजवाद है, जिसमें लोहिया है, गांधी है, अंबेडकर हैं, और कुछ कुछ अगर आप देखेंगे तो सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय के विचार भी बहुत मिलते जुलते हैं। भारत की अपनी यात्रा रही है राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर के। भारत जब बन रहा था तो भारत एक बहुत बिखरा हुआ देश था। जब भारत ने आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ मिलकर, अंग्रेजों के साथ में या सामने, तो उसने अपने आप को अलग अलग तरह से पहचानना शुरू किया अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, और वही जन्म हुआ कि भारत को असल में कैसा होना चाहिए। जब ये सवाल आया कि भारत को कैसा होना चाहिए, तो वहां पे गांधी का अपना विचार आया कि देश को ऐसा होना चाहिए। एक छोटी सी किताब है, कभी पढ़िएगा, हिंद स्वराज नाम से, जहां उन्होंने उसके बारे में लिखा। गांधी ने अपनी बात करी कि देश को ऐसा होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। कुछ लोगों को मॉडल अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है या पसंद नहीं आता है, व्यवहारिक नहीं लगता है। इसके बाद आजादी की लड़ाई के ही जो 20 से 30 का दशक रहा, उसमें अंबेडकर ने अपनी बात फैलाई और अंबेडकर ने अपनी विचारधारा रखी। इसी तरह आजादी के दशक जो 40 से 50 का दशक है, उसमें लोहिया ने अपनी बात रखी और लोहिया ने बताया कि देश को इस तरह चलना चाहिए। साथ ही साथ आरएसएस का जन्म हो चुका था और आरएसएस ने अपनी विचारधारा रखी कि हिंदुत्व की विचारधारा कि किस तरह से इस देश को चलाया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, संविधान सभा ने विचारों को खारिज किया, उनके या बहुत सारे मार्क्सिस्टों के भी, और एक ढांचा जो गांधी से मिलता जुलता था उसको लागू किया। शुरुआत के दशक में 51 से लेकर के 91 तक हमने एक मॉडल को फॉलो किया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा, जिसमें उदारवादी तत्व कम थे और जो मार्क्सवादी या साम्यवादी तत्व हैं उनकी मात्रा ज्यादा थी। 91 में हमने पता नहीं कौन सी या बहुत सी सीखें ली और इसके बाद फिर हम मुक्त मार्केट की तरफ गए और हमने अच्छी तरक्की करी। और उसमें जो तत्व है जिस नई विचारधारा का, उसमें दक्षिणपंथ का तत्व है, उसमें पूंजीवादी उदारतावाद का तत्व है, और हैरानी की बात है कि डेमोक्रेसी भी एक उदारतावादी विचार है। इसके अलावा अगर जो बात करेंगे अब हम जो पार्टियां भारत की राजनीति में अभी हैं, उसमें अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो अपने आप को गांधी की तरफ बढ़ती हुई कहती है। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले का जो पूरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है अपने आप को मार्क्सवादी खेमे का बताता है। इसके अलावा जो समाजवादी बात है वो गांधी, अंबेडकर, लोहिया इनके अंतर्गत इस ब्लॉक में रखते हैं। तो बात यह है कि आज की जो राजनीति है उसमें अगर आप देखेंगे कि परिवारवाद इतना ज्यादा है कि कोई निश्चित आइडियोलॉजी चलती हुई दिखती नहीं है। अवसर की तलाश बहुत ज्यादा है। आप कभी हरियाणा से काफी लोग जुड़े हैं, हरियाणा की पॉलिटिक्स उठा के देखिए कितना ज्यादा परिवारवाद है, पूरा का पूरा एक वृक्ष बन जाएगा। इसके अलावा गोवा में अगर आप देखेंगे तो गोवा में जिस तरह राजनीतिक उठापटक हुई है चुनाव से ठीक पहले, वहां के शायद 60% विधायकों ने अदला बदली कर ली पार्टियों की, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इन सबको देखते हुए लगता है कि क्या आज की राजनीति में जैसे नेता पहले होते थे, एक निश्चित आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, क्या वो हो रही है? दूसरा सवाल और भी अहम है कि क्या वो करनी चाहिए, क्योंकि आज मतदाता बहुत विभक्त हो चुका है। उसकी समस्याएं ऐसी हैं कि एक विचारधारा समेट नहीं सकती, एक विचारधारा 19वीं सेंचुरी की उसका जवाब नहीं दे सकती। तो क्या उसे अब प्रैक्टिस करना चाहिए? जैसे आम आदमी पार्टी है, उसके वोटर बेस अलग हैं, उसकी विचारधारा का कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरा जो बड़ा सवाल है कि क्या हम उस एज में आ गए हैं जहां विचारधाराओं का कोई मतलब नहीं रह गया है, हमको वोटर केंद्रित राजनीति करनी होगी। ये चर्चा का फ्रेम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद हम इस चर्चा की अगले 10 सेकंड में शुरुआत करने वाले हैं। ये इस चर्चा का फ्रेम रहेगा। हमारे बीच शशि शेखर आ गए हैं। मॉडरेटर सौरभ ने थोड़ा लेट बताया मुझे, नहीं तो मैं बीच में रुक कर इनका परिचय करा देता। शशि शेखर जी आए, अपना परिचय दें और इसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, अगर वो आ गए हैं तो। कई बार
सौरभ को थोड़ा भ्रम हो जाता है, मेहनत बहुत लग जाती है सर। नमस्कार सर और नमस्कार साथी। सर मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में केएमसी कॉलेज से बीए पॉलिटिकल साइंस 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ जी, और इतना मेरा परिचय है सर बस। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हाँ, तो आप अपना बिंदु रखिए इस सवाल पे कि क्या आज की राजनीति में आइडियोलॉजी बहुत प्रासंगिक है, उसे किस तरह होना चाहिए और क्या स्टेटस है। शशि शेखर जी। शशि शेखर जी, आवाज आ रही है? जी जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। विचारधारा के महत्व का जो प्रश्न है सर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इसको एक महान विचारक के कोटेशन से शुरू करना चाहता हूँ। डैनियल बेल ने कहा है कि वोटर नीड इज एन आइडियोलॉजी, यानी जो मतदाता की आवश्यकता है वही विचारधारा है। और ये सर आज के भारत की कहीं ना कहीं हकीकत है, क्योंकि आज की जो जनता है वो एक औद्योगिक शायद एक खराब कनेक्शन के साथ हमारी मुलाकात, खराब कनेक्शन से पहली मुलाकात। जी, अभिषेक जी आइए और अपना बिंदु रखिए। जब साथी जुड़ेंगे तो उनको जोड़ लिया जाएगा और चर्चा आरंभ कर दी जाएगी। जी थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ कि एक्चुअली आइडियोलॉजी है क्या। आइडियोलॉजी एक बिलीफ है, एक फिलॉसफी है। आइडियोलॉजी ने ही पॉलिटिक्स को जन्म दिया है। ये एक ऐसी व्यवस्था है, सोसाइटी कैसे काम करना चाहिए इसको इसमें बताया गया है। ये सोशलिज्म हो सकता है, कम्युनलिज्म हो सकता है, ग्लोबलिज्म हो सकता है, डेमोक्रेटिक हो सकता है। अब आते हैं महत्व पे। अब इसका महत्व जो है इस व्यवस्था में मेरे ख्याल से 3 भागीदार है। एक है पार्टी कैडर या वर्कर, कार्यकर्ता जो कह सकते हैं। दूसरा है एक उम्मीदवार कैडर और तीसरा है जो जनता, जो आपको वोट करेगी, जो आपका परीक्षण करेगी। अब हम समझते हैं इस विचारधारा के महत्व इन 3 भागीदारों में कैसे कैसे। सबसे पहले पार्टी को लेते हैं या उनके कार्यकर्ता को। तो ये आइडियोलॉजी एक पार्टी के लिए जो है एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है, एक यूनिफॉर्म है जो उसके कार्यकर्ता और सपोर्टर्स के लिए होता है। ये काम आता है उनके मनोबल, उत्साह और जोश को बढ़ाने के लिए। इसके डोज जो है समय समय पे कार्यकर्ता को दिया जाता है। कभी जैसे बीजेपी की अगर हम बात करें तो कभी बीजेपी मुद्दा उठाती है हिंदू राष्ट्र की, कभी जो है राम मंदिर का, कभी जो बोलती है हिंदू जो है खतरे में है। तो ये पब्लिक के लिए ज्यादा ना होकर ये उनके कार्यकर्ताओं के लिए है, जो उनको जमीन पर उनको मोटिवेटेड रखा जाए। जैसे कि राम मंदिर हुआ, राम मंदिर जब बना गया तो उसके लिए मंदिर से जुड़ने के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। तो कार्यकर्ता जो है उनके घर घर जाकर उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, लोगों से बातें की, तो इस तरह उनका कनेक्शन बनते गया। तो ये मेन चीज जो है एक संपर्क था। ये संपर्क स्थापित करने के लिए जो है पार्टी इस चीज को यूज करती है और अपने इस आइडियोलॉजी को अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। लेकिन अगर देखा जाए कि ये आइडियोलॉजी जो है पूरे एक अगर वोटर सेक्शन को अगर प्रभावित करती है तो ऐसा ये भी नहीं है। ये एक सेक्शन को जरूर करती है, लेकिन पूरे सेक्शन को कहा जाए तो ये बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो 2014 के जो चुनाव में मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा था, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव लड़ा था, ब्लैक मनी के ऊपर चुनाव लड़ा गया था। तो ये कहना गलत होगा कि जो है ये पूरी तरह विचारधारा जो है ये मतलब सिर्फ इसी पे आधारित है, तो ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करें एग्जांपल ले एक तरफ आपका, तो जैसा कि आपने बोला कि उनका आइडियोलॉजी नहीं है, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। एक्चुअली ये जन लोकपाल से जो है, ये जन लोकपाल का जन्म एक आइडियोलॉजी के साथ ही हुआ था 2011-12 में। लेकिन इससे जो है लेफ्ट भी जुड़ा हुआ था, राइट भी जुड़ा हुआ था। केजरीवाल जी ने शुरुआती दिनों में जो है खूब विरोध किया मोदी जी का, लेकिन उसके बाद उनको फिर उन्होंने जो है स्वराज का मुद्दा हो गया या जो है जन लोकपाल का मुद्दा हो गया, इससे पीछे हटे, क्योंकि उनके कार्यकर्ता जो है वो कंफ्यूजन के मोड में थे। वो जो है पार्टी छोड़ते चले जा रहे थे। तो वो कंफ्यूजन को हटाने के लिए फिर आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने रिफॉर्म किया। केजरीवाल जी आए, फिर उन्होंने 370 का जो है पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने राम मंदिर का पूरा सपोर्ट किया। वो एक लौते जो थे अपोजिशन लीडर थे
उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज को। तो वो आइडियोलॉजी के खोज में पहुंचते पहुंचते अगर बोला जाए तो आज के समय में आपकी जो आइडियोलॉजी है वो है गुड गवर्नेंस। वो गुड गवर्नेंस को अपनी आइडियोलॉजी है और उसके कार्यकर्ता भी जो है इसी चीज पे जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास आइडियोलॉजी नहीं है। अभिषेक जी बीच में रोक रहा हूँ, मैंने जो पार्टियां कहती हैं अपने बारे में वो कहा है, मतलब ये मेरे अपने विचार नहीं है। पार्टियां जो अपने बारे में कहती हैं वो कहते हैं कि हम ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के फ्रेम में यकीन नहीं रखते हैं, उनका ऑफिशियल मानना है। मैं उनकी बात आपसे कह रहा था। हाँ बताइए। उसी तरह सर अगर सर बंगाल की बात करें तो 34 साल से जो है कम्युनिस्ट ने वहां पे रूल किया, वो लैंड रिफॉर्म लाए, उन्होंने फार्मर्स की वहां पे हेल्प की, रातों रात उस चीज को कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्होंने वही जमीन जो है फार्मर से वापस लेने की कोशिश की। लेकिन एक कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो गए और उनके जो वोटर्स थे वो भी कंफ्यूज हो गए। तो ये जो है जो प्रोसेस है जो वो कर नहीं पाई, वो अडेप्ट नहीं कर पाई पब्लिक भी और उनके कार्यकर्ता भी, जिसके वजह से वो चुनाव में उनको नतीजा जो है वो झेलना पड़ा और जो है एकदम लुप्त हो गई वो पार्टी वहां से। जी। तरह कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो गांधी जी ने एक शब्द जो है सेक्युलर स्टार्ट किया था 1947 में। तो उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को जो है वो जोड़ना चाह रहे थे, जो रिफ्यूजी में रह रहे थे उनको साथ में लाया जाए, दिल्ली में उनको जगह दी जाए, लेकिन उन्हें काला झंडा दिखाया गया। ये पहला इंस्टेंस था। दूसरा इंस्टेंस था जब इंदिरा जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोशिश की, सेक्युलर वर्ड जो है यूज करने का कोशिश किया। उस समय मोरारजी जो थे पीएम थे, उन्होंने उनसे जवाब मांगा कि आप सेक्युलर मतलब कहना क्या चाहती हैं। ये दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा अभी हो गया जैसे राहुल गांधी जो है वो बड़े सॉफ्ट हिंदुत्व में और सेक्युलर पे जो है फिर से घूम फिर के ये लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं रहा कि ये विरोध जो है उनको अपने पार्टी कार्यकर्ता दोनों तरफ से उनको झेलना पड़ा है। तो ये रिफॉर्म जो है ओवर द टाइम ये लोग ला नहीं पाए और उस चीज को पीछे छोड़ नहीं पाए। इसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस है, 1984 का जो दंगा है या बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन है, तो ये जो है माइनॉरिटीज के हित में नहीं हुआ था, लेकिन इस पे सरकार जो थी कांग्रेस की थी, तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता जो है कंफ्यूज फील करते हैं। तो इसीलिए जो है अपनी विचारधारा को जो है वो क्लेम नहीं कर पा रहे, उनके कार्यकर्ता जो है वो उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं सही से। उसके बाद अब हम दूसरे भागीदार की बात करते हैं जो होते हैं उम्मीदवार। अब ये उम्मीदवार जो है ये सत्ता पाने के लिए एक आइडियोलॉजी आज अपना लेते हैं और इनका जो है जरूरी नहीं है कि जो थ्योरी पे है और प्रैक्टिकल दोनों जो है बराबर। अगर हम देखें शिवसेना को एक हार्ड हिंदू जो है हिंदू लाइनर की पार्टी रही है, उसके बावजूद जो है सत्ता में आने के लिए इन्होंने कांग्रेस को, एनसीपी को इनके साथ मिलकर काम किया जी। लेकिन इनकी भी एक कोर आइडियोलॉजी है जो कि है महाराष्ट्र फॉर मराठीज, उस पर ये अमल करते हैं और इसके कार्यकर्ता को एक आइडियोलॉजी मिली हुई है जिस पे ये अमल करके काम करते हैं जी। उसी तरह दूसरी तरफ लिया जाए तो अमरिंदर सिंह जो कि हाल में ही जिन्होंने रिजाइन किया, अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी का साथ दिया, 50 साल से कांग्रेस की राजनीति में रहने के बावजूद जो है उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी क्विट कर दी और एक नई आइडियोलॉजी जो कि उनको नहीं पता किस तरफ है तो उस तरफ जाके जुड़ गए। तो ये उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं जो हर समय पे पार्टी बदलते रहते हैं, तो इनके लिए मुझे नहीं लगता कि आइडियोलॉजी कोई मायने रखती है। वो कहते हैं मेरी विचारधारा जनता है, ऐसा मतलब वो कहते हैं जी। तो इनका जो है विचारधारा बस इतना है कि वो सत्ता तक पाने के लिए, उसके बाद वो अमल हो नहीं हो वो एक अलग चीज है। अच्छा, अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट भागीदार है इनमें उनकी बात करते हैं जो कि है जनता। जनता के लिए आइडियोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो एक वर्ग जो है बिल्कुल प्रभावित होता है, ऐसा नहीं है कि प्रभावित नहीं है। एक वर्ग जो है हिंदू जो है वो अपने आप को बीजेपी से कनेक्टेड मानते हैं। उसी तरह जो है कुछ माइनॉरिटीज हैं वो जो है कांग्रेस से अपने आप को कनेक्टेड मानते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ इसी चीज पे एक आइडियोलॉजी पे ही पब्लिक जो है वोट दे रही है, तो बीजेपी जो है पंजाब में भी जीतती, दिल्ली में भी जीतती, राजस्थान, एमपी सब जगह जीतती, लेकिन ये सारे चुनाव ये हारते जा रही है। तो पब्लिक जो है वो बेवकूफ नहीं है, जनता जो है बहुत ही स्मार्ट है, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक जो है सिर्फ आइडियोलॉजी के साथ साथ गवर्नेंस भी ढूंढती है, काम भी ढूंढती है। तो पब्लिक को बनाना बेवकूफ नहीं है। ये वही पब्लिक है जो आज से 10 साल पहले एक मूवी आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस के नाम से, जिसमें गांधीज्म जी को दिखाया था और सेकुलरिज्म को दिखाया था और पब्लिक ने खूब तालियां बजाई थी और मूवी ने काफी वाहवाही लूटी। और ये वही पब्लिक है जो आज जो है सेकुलरिज्म को जो है कंफ्यूज करके अपना नहीं रही है और जो है हिंदुत्व की तरफ जो है आ रही है। तो ये ज्यादा दिन ये भी नहीं हो पाएगा। पब्लिक को जो है रिफॉर्म चाहिए होता है, जो पार्टी उस चीज को रिफॉर्म करे, उस आइडियोलॉजी में जो है बदलाव लाते रहे, वही मोदी जी ने कहा है कि हमारी जनता में पिछले
तमाम सालों में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, शायद उन्हीं बदलावों की बात आप कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये समय का यही मांग है। तो मेरा यही चीज है कि तीन भागीदार हैं, तीन किरदार हैं, एक पार्टी कार्यकर्ता, दूसरा है एक उम्मीदवार और तीसरा है जनता। इन तीनों के लिए अलग अलग महत्व है। उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर आइडियोलॉजी का अगर महत्व है तो वो है पार्टी के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, जो है उस चीज पे जो है घर घर पहुंचाना है। एक मैसेज होता है और एक मैसेंजर होता है। पार्टी का ये मैसेज है और उसे कार्यकर्ता वो मैसेंजर है जो ये घर घर जाके इस आइडियोलॉजी को। हाँ अभिषेक जी, शायद अपनी बात आप कंप्लीट कर चुके हैं। जी जी जी, जी हाँ अभिषेक जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी मैंने आपको 3 अंगूठियों, एक पेन और तिरंगा नुमा धागे के साथ देखा था तो मुझे लगा था कि आप 3 की कोई वो कैब लाएंगे, और आपने 3 की वो कैब रखी, जिसमें आपने रखा कि एक पार्टी है, एक कार्यकर्ता है और एक जनता है, और उसकी फ्रेम में आपने आइडियोलॉजी की बात करी। अच्छा लगता है कि हमारे साथ एक समृद्ध पैनल है जिसे हम सीख रहे हैं। मुझे आपकी बात सुन के, अभय कुमार दुबे एक बहुत अच्छे विचारक हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, उनकी एक बात है कि विचारधारा जो है वो कार्यकर्ताओं के लिए झुंझुना है, जिसे बजाने में वो भी मस्त रहते हैं और उनको लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं। उसकी याद आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी। पवन जी आइए और अपना विचार रखिए। बहुत बहुत स्वागत है। जी पवन जी, अगर अब तक की चर्चा से बोर नहीं हुए तो मॉडरेटर सौरभ शायद उनको घर से लाएंगे। विपिन जी आ जाइए। और पवन जी आ गए। सर सभी मेरे साथियों को फिर से नमस्कार जी, और श्रोताओं को भी नमस्कार और सलाम जी। आज का जो विषय है आपने जो चुना है और हमें बोलने का मौका दिया है वो बहुत अच्छा विषय है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी सब कुछ ही बोल पाए, यहाँ हर व्यक्ति के हिस्से में जानकारी तो जरूर आएगी सर। सर विचारधारा का महत्व राजनीति में हमेशा से ही रहा है, समाज के अंदर भी रहा है कि भाई कुछ लोग हैं जिनकी विचारधाराओं को लोग फॉलो करके भाई ऐसा बनो, भाई उस व्यक्ति को देखो, तो विचारधारा का बिल्कुल महत्व रहा है। लेकिन समय समय के साथ में विचारधारा बदलना भी जरूरी है भाई, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, अमेंडमेंट जरूरी है। जैसे मैंने बताया सर कि कांग्रेस पार्टी का जब संविधान बना था तो उसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे संविधान के अंदर आइडियोलॉजी में लिखा हुआ है कि भाई व्यक्ति जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो 18 तो उसकी एज होनी चाहिए, साथ में वो शराब या मादक पदार्थों का सेवन न करता हो। अच्छा, राहुल गांधी नहीं करते हैं सर? नहीं, मुझे पता नहीं। मैं वही कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता। तो वही मैं कह रहा था कि सर ये चीजें आज से 50-60 साल पहले तार्किक लगती थी कि भाई कोई शराब अगर पीता है तो उसको एक अपराध माना जाता था। भाई हमारे समाज में जो आर्मी पर्सन, जो सैनिक है, वो शराब लेके आए थे और वो भी छुप के पीते थे सर शुरुआत में जी। तो बाद में बदलाव हुआ, धीरे धीरे समाज ने उसको एक्सेप्ट किया। तो इसी तरीके से जब कांग्रेस की विचारधारा इतनी पुरानी थी तो उनको या तो अपना बदलाव करना पड़ेगा। अगर बदलाव समय की रफ्तार के साथ सर नहीं चल पाए तो पैनासोनिक और नोकिया वगैरह वाला हाल हो जाएगा। और सर कांग्रेस नोकिया हो जाएगी। जी जी सर। और सर बीजेपी की सर 15% लोग ही विचारधारा, मेरा मानना है सर, निजी विचार है मेरा, कि 15% लोग ही विचारधारा के साथ में चलते हैं। बाकी जो विचारधारा हाइब्रिड विचारधारा है ना सर, कि जैसे पहले बीज आता था भाई एक एकड़ के अंदर गेहूं डाले सर 30 मन 40 मन होते थे, लेकिन उसके अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने सुधार करते हुए सर वो इस तरह के बीज तैयार कर दिए कि 1 एकड़ में 50 मन 60 मन तक गेहूं हो जाता है। तो मतलब उन्होंने बदलाव किया तो पैदावार भी ज्यादा हुई, किसान को खतरे भी हैं, हाँ, लेकिन किसान को भी फायदा हुआ और जो खरीदने वाला सर हमारे आपके जैसे आम आदमी है उनको भी फायदा हुआ, क्योंकि ज्यादा पैदावार हो रही तो सस्ता मिल पा रहा है सर। जी जी। उन्होंने अपनी विचारधारा में सर बदलाव किया। जब बीजेपी को लगता है कि सॉफ्ट कॉर्नर अपनाना है अपनी विचारधारा के, भाई इनको लगता है कि भाई सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लेके आना है, तो सबका साथ सबका विकास ले लेते हैं। जब इनकी विचारधारा इनको लगता है भाई अब कट्टर हिंदू बनानी पड़ेगी, तो सर ये कट्टर हिंदू वाली बनाते हैं। तो आज के समय में भाई बीजेपी की विचारधारा का प्रभाव इस वजह से भी ज्यादा है सर, क्योंकि ये जो पार्टी है अपनी युवावस्था में सर
अभी ये कांग्रेस की तरह बुजुर्ग नहीं है सर। जी क्या सर सुन पा रहे हो सर? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। आप विचारधारा का सर बोलिए आप। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है और अपना स्थान है, क्योंकि बिना एक लक्ष्य के चला नहीं जाता। अगर किसी सर, मैं वोटर को जो बोलते हैं मैनिपुलेशन, मैं ये मानता हूं कि वोट लेने के लिए उनको समझाना नहीं, उनको बहकाना पड़ता है सर। भाई आप नेता बनेंगे तो ऐसा मत कीजिएगा। सर आप नेता बनेंगे तो ऐसा मत कीजिएगा। नहीं सर, मैं तो बता रहा हूँ ना सर, नेता तो सर बाद की बात है, कोई नहीं बनना चाहता। मेरे जैसे व्यक्ति है, मुझे आपको सुनना या आपका सानिध्य अच्छा लगता है, इसलिए मैं आया हूँ सर, नेता बनने के लिए नहीं आया हूँ मैं भी। तो सर वो वोटर को ये लगता है कि भाई ये जो है ना हमें समझा रहे हैं, भाई हमारी अच्छाई बता रहे हैं, लेकिन वो समझाना ज्यादा कम सर, वो बहकाना ज्यादा होता है सर। कि हम आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसा करते हैं? जरूर। मुझे लगा आपका यकीन है। कोई भी सर नेता है, वो वोटर को ये लगता है कि भाई हमें समझा रहा, हमारे फायदे की बात समझा रहा है, लेकिन वो समझा नहीं रहा सर, उनको बहका रहा है अपनी विचारधारा और अपनी बातों के साथ में सर। जी पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना शायद पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि पवन जी, आप जो बात कह रहे हैं, कल मैं एक चर्चा का हिस्सा था और नेशनल टीवी पर एक शख्स हैं, उनका नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, इसलिए उनके पास ये सुविधा है कि अभी वो बहुत लोगों को बोल सकते हैं। नए होने का अपना फायदा रहता है मार्केट में। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी विपिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विपिन, पवन जी, सॉरी पवन जी। हाँ सर मैं ये कह रहा था, बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी युवावस्था में है सर ये जी, तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी सी एडवांस है सर, समय की रफ्तार के साथ ये लोग चल रहे हैं सर जी। और कांग्रेस की आप ये देखिए ना कि भाई क्या तर्क बनता है। आज तो मुझे लगता है चोरी छुपे या पब्लिकली जी समय थोड़ा कम है पवन जी, हमें आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत थैंक यू आपका अपने विचारों को रखने के लिए। आ जाइए विपिन जी। परिचय के साथ इस चर्चा को समृद्ध कीजिए अपने सुदर्शन व्यक्तित्व से। विपिन जी जा चुके हैं, होली का जश्न भी मनाना है। अभिनव जी आइए। अभिनव जी हैं चर्चा में? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बेसिकली मैं तो डेनियल बेल की एक जो है एंड ऑफ आइडियोलॉजी या कार्ल मार्क्स की भी यही है कि एक वक्त ऐसा आएगा जिसके बाद क्लास डिवीजन खत्म हो जाएगा और उसके बाद आइडियोलॉजी भी खत्म हो जाएगा। मैं भी कोई किताब खोल लेता हूँ, रुकिए। हाँ बताइए। नहीं, मैं उसमें उन चीजों से मुझे काफी प्रभावित हूँ और उसमें विश्वास रखता हूँ, लेकिन ये भी समझ है कि जब तक इंसान है और इंसान के पास मस्तिष्क है और मस्तिष्क में विचार है, तब तक विचारधारा कायम रहेगी। तो बेसिकली जब देखा जाए तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है और जितनी मैं समझ पाया हूं कि जैसे फासिज्म के फॉल के बाद और फिर उसके बाद यूएसएसआर के फॉल के बाद हम देखते हैं कि जो कट्टर आइडियोलॉजीज हैं वो दुनिया भर में उनका जो इम्पैक्ट है वो कम हो रहा है और धीरे धीरे जो लिबरल विचारधारा है वो निकल के आ रही है। तो भारत में भी बात करी जाए ट्रम्प भी आपको सुन रहे होंगे। हाँ। जी ट्रम्प हिटलर नहीं है, बस इतना कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल सहमत। तो ऐसा देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इन आइडियोलॉजीज का बिल्कुल महत्व खत्म है, लेकिन ये है कि इनका महत्व कम हो गया है और नए आइडियोलॉजीज का, जैसे कि कहा जाए तो सॉफ्ट नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म या फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करी जाए, ये हावी हो रहे हैं दुनिया में। इन विचारों को अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम देख सकते हैं कि बीजेपी का एक अपना सॉफ्ट नेशनलिस्ट एजेंडा है, लेकिन उसके अलावा हम साउथ में एक अलग देखते हैं कि सब नेशनलिज्म चल रहा है। फिर हम यूपी बिहार में भी एक कास्ट की आइडेंटिटी भी देख रहे हैं, वो भी चल रहा है।
तो ये तय है कि विचारधाराओं का जो है, कट्टर विचारधाराओं का प्रभाव कम हुआ है और सॉफ्ट विचारधाराओं का या अल्टरनेट आइडियोलॉजीज जो है उनका प्रभाव बढ़ा है। जी जी अभिनव जी, जब आपने फ्रेम जो चौकोर सेट कर लिया है, सबसे अच्छी बात है। जैसे मैंने चौकोर फ्रेम रखा हुआ है, चश्मे का फ्रेम भी आपके सुदर्शन है और नवीन है, उसमें नवीनता है। मैं क्यों दो सूचनाएं दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आपने जो बात करी है वो पोस्ट मॉडर्निटी से जुड़ती है, उत्तर आधुनिकता से जुड़ती है। जो साथी नहीं जानते, लगभग सभी परिचित होंगे यहाँ पे जो साथी जुड़े हैं। उत्तराधुनिकता ये मानती है कि दुनिया में अब विचारधाराओं का अंत हो जाएगा और पॉलिटिक्स वोटर बेस्ड हो जाएगी, उनके इशू बेस्ड हो जाएगी। हालांकि अभी वक्त ऐसा हिंदुस्तान में आया नहीं है, ऐसा मेरा निजी मानना है। सबके पास विचारधाराओं का कुछ कुछ अंत रहेगा और वो करेंगी, लेकिन बहुत बहुत वोटर सेंट्रिक के साथ साथ सॉरी टू इंटरप्ट, वोटर सेंट्रिक के साथ साथ व्यक्ति सेंट्रिक ज्यादा हो गया है। और व्यक्ति वोटर, हाँ आइडियोलॉजी से बड़ा व्यक्ति हो गया है, और वही आइडियोलॉजी कमतर हो गया और व्यक्ति बड़ा हो गया है। चाहे हम बीजेपी को ही देख लें, मोदी जी बड़े हैं और बीजेपी की आइडियोलॉजी छोटी। जी व्यक्ति बड़ा है, इसीलिए तो आपको याद है आजादी के पहले केरला में एक जगह पे आरएसएस ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो कोई एक इंसान रहा होगा जिसे कुछ बनना होगा, तो ये हो सकता है। अभी मुझे सुना कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी राज्य में स्थानीय चुनाव में, पूरब का ही राज्य जहाँ पे कांग्रेस बीजेपी साथ में आ गए थे, हो सकता है। अभी भी कश्मीर में हमारे पास रिसेंट एग्जांपल है। जी महबूबा मुफ्ती और बीजेपी का। जी अभिनव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी उम्र कम है लेकिन आपके पास अच्छा ज्ञान है और आपने अपना बिंदु बहुत अच्छे से रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आ जाइए प्रदीप जी और अपना विचार रखिए। मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, तो मेरी इस मामले में समझ थोड़ी संकुचित रहेगी और मैं माफी चाहूंगा उन बातों के लिए। यही कह के आपने ना अपने आप को बड़ा कर दिया है। जी देखिए, मेरे से पहले कुछ साथी आए हैं, हमने विचारधारा पे बात की है। जी ये तो स्पष्ट है कि जो राजनीति है उसकी जननी ही विचारधारा। अगर आइडियाज नहीं होंगे, उनकी सीरीज नहीं होगी, तो पॉसिबल नहीं है कि राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो, सरकारें बने या ना बने। लेकिन जब हम ब्रॉडर वे में बात करते हैं, सतही तौर पर, तो मेरे से बड़े साथियों ने बातें की, वो मुख्य तौर पर राजनीतिक के ऊपर फोकस थी। जबकि जो पिक्चर है, बड़ा सिनेरियो है, वो राजनीति से ज्यादा आर्थिक और सामाजिक चीजें भी रहती हैं। जी राजनीतिक बातें तो सिर्फ और वोटर के लिए, अपने काडर को मोटिवेट करने के लिए की जाती है। जैसे अभी साथी ने कहा कि व्यक्ति बड़ा हो गया है नरेंद्र मोदी, लेकिन उसको चलाने वाली भी एक विचारधारा ही है, एक पॉलिसी है जो तय की जाती है कि किस प्रकार से फ्रेमिंग होगी, कैसे चीजों को रन करना है फ्यूचर में। और तो पॉसिबल नहीं है कि विचारधारा अप्रासंगिक हो जाए। हाँ, अवसरवादिता चलती रहती है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से है। अगर आप उनके मूल में जाओगे, पैंट है तो जेब होगी ही, ये वाली बात। निश्चित तौर पर अगर आप उनके मूल में जाओगे तो चीजें वही हैं। वो सिर्फ पॉलिशिंग वाली बात होती है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब हर जगह हमें आजकल नाम सुनाई देता बीजेपी और नरेंद्र मोदी। ये फेजिज होते हैं हमारे राष्ट्र के, नॉट इवन हमारे राष्ट्र बल्कि इंटरनेशनली भी। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। फेज आएगा जब एक पर्टिकुलर विचारधारा डोमिनेट करेगी और वो रीजनल होती है। क्या मोदी जी तानाशाह बन सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? सॉरी, क्या मोदी जी तानाशाह बन सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? मतलब मैं पहले तैयारी कर लेता हूँ, बंकर बना लेता हूँ कहीं। जी मैं मुद्दे पर आऊंगा। जी मुद्दे पर ही रहिए। यहाँ पे अलग कल्चर हैं, रीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं। हर रीजन की अलग डिमांड है। जी जो साथी, एक मिनट रुकिए, जो साथी जुड़ गए हैं, सुन रहे हैं हमें श्रोता के रूप में, वो एक बार बाद में जरूर बताएंगे क्या इस पे चर्चा रखी जा सकती है? काफी खतरनाक चर्चा होगी। क्या मोदी जी के अंदर तानाशाह बनने की संभावनाएं हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता ये मंच सही रहेगा उसके लिए, पर जरूर बताइएगा आप लोग क्या विचार है आपके। ठीक है, हाँ प्रदीप जी आप जारी रखिए। जी हाँ जी, मैं वापिस आऊंगा कि जो इंडिया है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस, नीड, रिक्वायरमेंट
वे वैरी करती हैं। जी हम जब भी बात करते हैं भारतीय राजनीति की, मुख्यतः हम हिंदी भाषी प्रदेशों पर ही फोकस करते हैं। जी चाहे वो मीडिया ने हमारे लिए सेट कर दी चीजें, वो समझिए। जी लेकिन अगर आप साउथ कंट्रीज हैं, साउथ अपने साउथ इंडियन जो भी हैं, वहां पे देखोगे, वहां पे परिवारवाद भी है और वो लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करते हैं। जी वो नई चीज को अडॉप्ट करने में हेजिटेशन रहती है। आप देखोगे राजनीतिक विचार लंबे समय से नहीं है, तो जी ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि विचारधारा अप्रासंगिक हो जाएंगी। विचारधारा हमेशा रहेंगी। मतलब नेता आपके ना साथ बदलते में हैं फले फूलेंगे। हाँ। जी, नेता बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, अवसरवादिता तो रहेगी। जब अभी एक सर ने कहा बीजेपी पीडीपी, आप और कांग्रेस ने मिलकर भी दिल्ली में सरकार बनाई थी, जी लेकिन इनके बेस में, इनकी आइडियोलॉजी में फर्क नहीं है। जी तो मैं ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि विचारधारा हमेशा रहेगी। बस उसको ब्रॉडर वे में समझिए, सिर्फ राजनीतिक ना होके आर्थिक और सामाजिक चीजों को भी समझिए। बदलाव चलता रहता है, जी जी विचारधाराएं बदलती रहती है। जी जी, बस प्रदीप मेरा जी। इतना ही कहना है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यार आकाश, मुझे भी एक पेन देना चाहिए ना, सबके पास एक पेन रहता है। मैं जितने लोगों से बात कर चुका हूँ सबकी जेब में एक पेन है, मेरे पास पेन ही नहीं। स्वागत। हाँ आकाश जी, मैं क्या कह रहा था, क्या अभिनव जी थे हमारे साथ अभी ना? अभिनव जी या प्रदीप जी? प्रदीप जी, जी हाँ। प्रदीप। प्रदीप जी, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, और वकील होने के बाद भी बहुत अच्छी बात कही है। वो ये है कि आपने कहा कि जो सामाजिक आर्थिक आयाम है विचारधारा के, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। मैं अक्सर कोशिश करता हूं जब ये चर्चा होती है कि हर वक्ता किस नए आयाम पे बात कर रहा है उसको जोड़ पाऊं, ताकि जो लोग नोट्स बना रहे होंगे, यूपीएससी का आंसर तैयार कर रहे होंगे, या फिर अपने को समृद्ध कर रहे होंगे, उनको आसानी रहे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रदीप जी, आगे भी चर्चा में जुड़े रहिएगा। सौरभ जी को आमंत्रित करता हूँ इसके लिए, आइए और इस चर्चा को समृद्ध कीजिए अपने मुखार बिंदुओं से। धन्यवाद सर। जी सर, मैंने सभी पैनलिस्ट को सुना और सबने बहुत अच्छे पॉइंट रखे, तो मैं वो रिपीट तो नहीं करना चाहूँगा, पर क्योंकि सबने बताया कि किस तरह से आइडियोलॉजी है, कैसे काम कर रही है और किस तरह से हमारे देश की राजनीति में इसका महत्व है। जी मेरा मानना ऐसा है कि ये विचारधारा जो होगी पार्टियों की या इस पॉलिटिकल उसमें, ये खत्म तो नहीं होगी। ठीक है, जी जिस तरह से पवन जी ने बताया कि एक बीज जो बोया उसके बाद उसको नए नए तरीके से हमने इजाद किया साइंटिस्ट ने, तो वो खत्म तो नहीं हो रहा है, वो विचारधारा तो रहेगी। हाँ, जी धीरे धीरे इसका प्रभाव आने वाले समय में कम जरूर हो रहा है। उसका ऑल्टरनेट ये दिख रहा है हमें, जैसे आम आदमी पार्टी का आविष्कार हुआ, वो इसी कारण से हुआ आविष्कार कि हुआ, वाह माफ शब्द, आई कीजिए लाइक अगर, इट। हाँ, तो वो मैं कहना चाहूंगा वो आविष्कार ही था, क्योंकि उससे पहले भी हमारे पास राजनीतिक पार्टियां थी, वो लोग थे उस सोच के। लेकिन जिस तरह से उस नैरेटिव को सेट किया गया और लोगों को समझाया गया कि ये हम करप्शन के खिलाफ आ रहे हैं, हम जन लोकपाल को लेकर आएंगे तो उससे ये होगा वो होगा। आपने देखा दिल्ली में जब पार्टी ने जीत प्राप्त की, उसके बाद पंजाब में ऑल्टरनेट थे, ऐसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी ऑल्टरनेट थी, लेकिन उस विचारधारा को उन्होंने शुरू से इस तरीके से रखा कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जी जो कि हरियाणा में भी उन्होंने रखा, जो कि और जगह पे भी रखा। लेकिन उस चीज को बाकी जनता ने समझने में मुझे लगता है कि अभी वो उस चीज को समझ नहीं पाए हैं। और बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी को पूरा पूरा चैलेंज दिया। उन्होंने भी हिंदुत्व की राजनीति करी। जब वो जय श्री राम बोलते थे तो उन्होंने जय श्री हनुमान बोला। वो कहते हैं जब कि वो कहीं कहीं बोल देते हैं। हाँ, पर उन्होंने उस चीज को समझा कि हमारा वोटर अगर हिंदू है तो हिंदू वोटर को हमें जाने नहीं देना है। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को चेंज किया, जो कि एक्चुअल में वो चाहते क्या है कि करप्शन फ्री होना चाहिए, ये उनका मेन धरा जिससे पार्टी वो बनी है। लेकिन उन्होंने इस चीज को किया कि अगर वो जो नैरेटिव है वो इसमें भी बीजेपी के अंदर भी है। जैसे राम मंदिर जब बन गया जी, तो उसके बाद अब एक चीज नई निकल के है कि हिंदुओं के लिए अब सब कहने लगे राम मंदिर तो बन गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, बीजेपी ने क्या किया, बहुत लोग ऐसे मानने वाले हैं। लेकिन तो वो नई चीज लेके आए कि हम वाराणसी में हमने ये चीज किया, तो शिव जी भगवान के लिए, मतलब हिंदुओं को नैरेटिव सेट करके रखा कि हम आपके लिए ही कर रहे हैं। जैसे ही वाराणसी का टॉपिक खत्म हुआ तो फिर एक और कृष्ण जी का टॉपिक शुरू हो गया कि हिंदू वोटर हमारे जाने नहीं चाहिए। तो आइडियोलॉजी क्या है उनकी कि हिंदुओं को
हम मतलब जो वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है या हिंदू आइडियोलॉजी को लेके चलना चाहते हैं, तो बीजेपी उसमें कामयाब हो रही है। बाकी पार्टियां उस आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करने में या नैरेटिव सेट करने में मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं उतना आ पा रहे हैं सामने, जिस वजह से हाँ, लेकिन आप फ्रेम समझिए इस चर्चा का। बीजेपी का अपना एक फ्रेम है, हर पार्टी का अपना एक फ्रेम है राजनीति करने का। असल सवाल यह है कि अभी आज के समय में क्या राजनीति आइडियोलॉजिकल वे में हो रही है या सिर्फ मुद्दा केंद्रित या चुनाव केंद्रित या वोट केंद्रित हो रही है? अगर हम मेजोरिटी में देखें तो वो तो राजनीति उसी तरीके से रही है कि एक आइडियोलॉजी को लेके चल रही है, जैसे बीजेपी हिंदी को लेके चल रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो धीरे धीरे वो खत्म होती जाएगी। जिसका ऑल्टरनेट आज की डेट में आम आदमी पार्टी बन गया है ये पंजाब में, उसका इम्पैक्ट हरियाणा में भी दिखने वाला है, हिमाचल में भी दिखने वाला है। हाँ, बाकी स्टेट्स में अभी नहीं है, वो कोई और पार्टी वहां पे हो सकती है, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी हो गई या समाजवादी पार्टी हो गई, तो वो आने वाले टाइम में होगा। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल कहें तो वो चल रही है, पर आने वाले कुछ सालों में इसका महत्व जरूर। जी सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस चर्चा को समृद्ध किया एक नया पॉइंट जोड़ते हुए, जब आपने ये जोड़ा कि आम आदमी पार्टी की आपने बात करी कि कैसे वो दखल दे रही है भाजपा के स्पेस में, तो आपने ये उदाहरण देते हुए एक बहुत शानदार बात कही, या बात अप्रत्यक्ष रूप से कही कि एक फ्रेम है विचारधाराओं का, जिसमें लोग ये सोचते हुए कि कौन सी विचारधारा प्रासंगिक है, लोगों को पसंद आ रही है, उसमें सेंध लगा रहे हैं और अपना चुनावी फायदा देख रहे हैं। इसके जरिए आपने इस चर्चा को समृद्ध किया। इसके साथ ही साथ सौरभ जी, आपने इस चर्चा को इसके साथ साथ ये भी समृद्ध किया कि आपने जो बैकग्राउंड लगा रखा है, टेक्निकल बैकग्राउंड है, सबको लगाना चाहिए, यूज करना चाहिए। मैं तो कई बार कोशिश करता हूँ, हो ही नहीं पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आ जाइए देवरजीतो जी, अगर वो हैं। हाँ, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी 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 जी। हाँ यार, तुम्हारा तो बहुत बहुत स्वागत है पहले तो, बहुत ज्यादा मेरी तरफ से, बहुत ज्यादा पर्सनली। हाँ, बताइए। हाँ, तो एक चीज तो सब लोगों ने बात की, मतलब कि आइडियोलॉजी का महत्व क्या है, आइडियोलॉजी मतलब क्या है, कैसे काम करती है, वो वगैरह। लेकिन एक चीज जो कि हमको ध्यान रखनी होगी वो है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, और पहले आइडियोलॉजी फर्स्ट स्टार्ट होती है रीजन से। आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, वहां से एक आपकी आइडियोलॉजी वहां से शुरू होती है। जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ का एक आइडियोलॉजी है उन लोगों का। और फिर हम देखते हैं कि एक सेंटर का एक आइडियोलॉजी है, तो उनमें बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। वो लोग जो ट्राइबल लोग हैं, वो मतलब सालों साल से प्रताड़ित है और शोषित है, मतलब सामाजिक और आर्थिक दिक से। इसलिए उन लोगों का एक मतलब एंटी गवर्नमेंट स्टैंड रहता है, सब अगेंस्ट द सेंटर, अगेंस्ट एनी आइडियोलॉजी जो बाहर से वेस्टर्न आइडियोलॉजी, लेट से वो कैपिटलिज्म भी हो सकती है, फिर सोशलिज्म भी हो सकती है, वो इस टाइप की आइडियोलॉजी को नहीं स्वीकारती है। लेकिन एक चीज जो हुआ है कि सोशल मीडिया, इसकी वजह से मतलब बहुत प्रभाव पड़ा है अभी। मतलब मैं जिस जगह से आता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ने हम लोगों को जोड़ दिया है अभी। इस जगह नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कनेक्टिविटी इतना नहीं है जी, और सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों को मतलब पूरे जितने भी राज्य है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने पर बाहर में आपको कैसे ये गुस्सा नहीं आता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपके मुद्दे नहीं उठाता है? हाँ, वो तो क्यों मतलब आपको है सोशल ही है। मीडिया की तारीफ करनी पड़ रही है? हाँ, सोशल मीडिया तो मतलब वो तो कहना चाहे तो 2016 के बाद जियो की वजह से आया है, क्योंकि डेटा एक्सेसिबिलिटी बहुत चीप हो गई थी। उसकी वजह से एक मतलब वो तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं था एक्चुअली, मतलब जो कहना चाहेगी ये तो उसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में जानने का मौका मिला कि जैसे कि मैं क्लास 11 से ही मेरे को पहला मोबाइल मिला था, और मैं सबसे इंटरनेट यूज कर रहा हूँ। तब से मेरे को जानने का मौका मिला कि सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, मार्क्सवादी विचारधारा, फिर एडम स्मिथ के विचारधारा, ये सब मेरे को जानने का मौका मिला।
फिर मैंने देखा कि इंडिया में कैसे पॉलिटिक्स जल्दी अपनी बात को कंप्लीट करिए, हमारे पास और श्रोता भी हैं देवचितो जी। हाँ हाँ, और मतलब यूथ का क्या नैरेटिव है, तो ये सारे मैंने देखा। और जब मैं एक बात तो समझ आई कि पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, फिर विचारधारा भी रहेंगी, लेकिन मतलब एक चीज जो कांस्टेंट रहेगा कि मतलब ये लोगों में विचारधारा में चेंज आएगी। और जब आर्थिक विकास होगा तब विचारधारा का महत्व मतलब कम हो जाएगा। तब मतलब वो जो कहते हैं ना, मतलब वो हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, फिर रेडिकल इस्लामाइजेशन, अगर ये खत्म हो जाएगा जब हमारा आर्थिक विकास जब हो जाएगा। जी जी जी, देवचितो जी, सबसे पहले तो जिस उम्र में आपने इन विचारधाराओं के बारे में पढ़ा, हम सब जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने लंबा समय लिया उसको पढ़ने के लिए। आप बिल्कुल इस बात के लिए परेशान मत होइए कि आपने लेट शुरुआत करी या फिर आपने बहुत जल्दी चीजें समझ ली हैं। बहुत अच्छा करेंगे, आप स्पेसिफिक रहिए। आपने नॉर्थ ईस्ट के एंगल से इस चर्चा को समृद्ध किया। आपकी हिंदी बहुत प्यारी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेल रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है इस चर्चा में, ये बहुत खास बना रहा है इस चर्चा को। रवीश जी आइए और अपना विचार रखिए। जी धन्यवाद आपका। और मैं इन सब श्रोताओं और सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितने पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रही। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आइडियोलॉजी जो है वो खत्म नहीं होगा जी। लेकिन आपने बात कही मैकियावेली की, और आपने बात कही लेनिन की, कार्ल मार्क्स की। एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि केवल आइडियोलॉजी से राजनीति नहीं होती है। यदि किसी भी व्यक्ति के पास न कोई सुविधा हो, न कोई खाना हो, आदमी भूखा रहे, तो केवल आइडियोलॉजी के सहारे वह जिंदा नहीं रह सकता और न राजनीति कर सकता है। इसीलिए आइडियोलॉजी का अपना महत्व है। और जो भी लोग अभी बीजेपी की बात कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि बीजेपी मतलब सॉफ्ट हिंदुत्व और ये सब और आइडियोलॉजी से बड़ा नरेंद्र मोदी के हैं, इस पे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था। 1925 से लेकर के अभी 2014 में उनकी सरकार आई, तब से वो अपनी आइडियोलॉजी पे कायम थे और कभी उन्होंने आइडियोलॉजी को चेंज नहीं किया। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि आइडियोलॉजी खत्म नहीं होगा, कम हो सकता है। और कल्याणकारी राज्य की जहां तक बात है, कभी कभी तो अभी ऐसा समय मतलब देखने को मिलता है कि लगता है कि ये सरकार जनता के हितों से ज्यादा अपना हित सोचती है। इसीलिए आइडियोलॉजी की जहां तक बात है, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो या अन्य दल रहे हो, सभी में आइडियोलॉजी है। भले ही कुछ कम हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है, इस बात पे एग्री किया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि बिना आइडियोलॉजी के राजनीति की जा सकती है। इसलिए आइडियोलॉजी आवश्यक है, उसका एक अलग महत्व है। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आइडियोलॉजी में कट्टर नहीं होना चाहिए। हो सकता है सब आइडियोलॉजी का, जितने भी आइडियो, चाहे समाजवाद लें, चाहे मार्क्सवाद लें, चाहे लेनिनवाद लें, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो भाजपा अपने को कहती है कि मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पक्षधर हूँ। हाँ, वो भी जो है उसमें भी कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन कुछ उसमें नकारात्मकता भी है, चाहे मार्क्सवाद में हो या सब में हो। इसीलिए हमें सभी को, जितने भी आइडियोलॉजी हैं, सभी में कुछ पक्ष है, कुछ विपक्ष है। और पक्ष विपक्ष की बात तो ऐसी है कि देखिए, किसी हीगल ने एक बात कही थी कि पहले वाद होता है, और जब वाद होता है तो उसका प्रतिवाद होता है, और जब प्रतिवाद और वाद के बीच में द्वंद्व चलता है तो उसको संवाद कहते हैं। और वही संवाद आज हम कर रहे हैं। उसके कुछ पक्ष भी रहेंगे, कुछ विपक्ष भी रहेंगे, ये होती रहेगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। और मैं एक चीज और कोट करना चाहता हूँ प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी ने भी बार बार ये कहा है कि आइडियोलॉजी जिसकी अच्छी हो और उसमें जो अच्छे चीज है उसको हमको अडॉप्ट करना चाहिए, जो खराब चीजें हैं उसको हमको छोड़ देना चाहिए। ऐसा करके भी आज हम राजनीति में सफल हो सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति भूखा रहे, उसके पास खाना ना हो, मकान ना हो, बुनियादी सुविधाएं न हो, और केवल हम उसको आइडियोलॉजी समझाने जाएंगे तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा उस चीज को। इसीलिए आज जरूरत है आइडियोलॉजी के साथ बुनियादी चीजों की। और उसमें हम देखते हैं कि हमारा बिहार राज्य इसमें बहुत फेल्यूर रहा है। 30 साल 35 साल से देख रहे हैं, शासन तो है समाजवादियों का, लेकिन जिस स्तर पर उसको विकास करना चाहिए उस स्तर पे नहीं है। हर एक चीज में कहते हैं कि
हमारा विकास दर इतना है, लेकिन जब डाटा आता है तो उसमें सबसे नीचे ही पाया जाता है। जी इसीलिए मैं रमेश कहना कुमार जी। चाहता हूँ आइडियोलॉजी के साथ अन्य चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और जिसके लिए आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं उसमें हम जी लोग भी सम्मिलित रहेंगे जी और आने वाले समय में कुछ अच्छा काम करें, इसको जी धरातल पर भी लाएं यूथ इन पॉलिटिक्स को, और केवल सोशल मीडिया से ना होकर के हम राजनीति जी। के नीचे के लेवल में जाएं और कुछ ग्राउंड लेवल पे आपके काम तंज करें। का बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी, हम जरूर ग्राउंड पे करेंगे। दो तीन बातें हाँ। बहुत शानदार रही आपकी जो मुझे बहुत पसंद आई। एक तो आपने ये कहा कि विचारधारा कोई भी हो और कट्टर नहीं होना है उसके प्रति। आप किसी भी हिंदुत्व की विचारधारा में यकीन रखते हैं तो वैसे यकीन रखिए जैसे सावरकर रखते थे, उसके लिए दंगाई होने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से कोई मार्क्सवादी विचारधारा है तो उसके लिए किसी बुर्जुआ को पीटने की जरूरत नहीं है। आप किसी विचारधारा का समर्थन करते हुए बिना कट्टर हुए आराम से रह सकते हैं। दूसरी बात जो आपने सबसे अच्छी कही वो सुन के मुझे गांधी की एक बात याद आ गई। जब विचारधारा को लेकर के नेहरू जाते हैं गांधी के पास कि देश को किस रास्ते पर चलना चाहिए, तो वो जवाब देते हैं कि आप जब भी कुछ बनाओ संविधान को तो ये सोचो कि जो देश का आखिरी आदमी है, सबसे आखिरी में खड़ा हुआ आदमी है, उसका भला कैसे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश जी, आपका नाम ही आपकी पहचान है। रवीश जी एक और भी हैं नेशनल मीडिया में आते हैं। जी 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 नितिन जी, अगर आप अभी तक धैर्य के साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं तो आइए नितिन जी। जी नमस्कार। जी 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 नमस्कार। सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं बात शुरू करूंगा मेरी। इरफान खान की एक फिल्म आई थी मदारी, जिसमें पटकथा शुरू होती है, उससे पहले पर्दे पर उनकी आवाज आती है कि बाज चूजे पर झपटा और उसे उठा ले गया। कहानी सच्ची लगती है पर अच्छी नहीं लगती। जी। और इसी को अपन यूं कहें कि बाज चूजे पर झपटा और चूजे ने पलटवार किया। कहानी अच्छी लगती है पर सच्ची नहीं लगती। आज भारत में जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी ये चाहती हैं कि जो भी उनका कैडर हो, कार्यकर्ता हो, जनता हो, उनके आदर्शवाद को अंधा होकर उसको फॉलो करे। और ये स्वाभाविक भी है, गलत होना गलत है लेकिन स्वाभाविक भी है। अगर कोई देश 75 साल से स्वतंत्र हो तो वहां पर किसी भी पार्टी का ऐसे किसी निजी कंपनी की तरह की विचारधारा रखना स्वाभाविक है। जी। आज के युवा को जो चाहिए वो ये है कि जल्दी राजनीति में सफल होने के लिए नकारात्मकता को आधार बनाता है और ऐसे सोच के कि हम इसको इसमें प्रवेश होने के बाद में बदल देंगे, और ये सोचकर उसमें जल्दी प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये सफल इसलिए नहीं हो पाता कि प्रवेश होने के बाद में उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी विचारधारा में वो पार्टी की विचारधारा आ चुकी होती है। तो आज के युवा को मैं एक टर्म देना चाहूंगा, एक फ्लेक्सिबल आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, जो प्रशांत किशोर ने भी बोला था कि जहां पर अच्छी चीजें हैं उनको पिक कीजिए। जी, राइट एक्शन इज पॉलिटिक्स। हाँ, वो जो उन्होंने ट्विटर पे भी लगा रखा है महात्मा गांधी का वो, तो काफी खोजबीन। जी, ये तो बहुत है। तो ये है कि आज के युवा को फॉलो करना चाहिए इस चीज को कि जो सही है उसे पॉइंट को उठाइए और फ्लेक्सिबल विचारधारा रखिए, इसे अपनी विचारधारा बनाइए, खुद की विचारधारा बनाइए और फिर आप परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। विचारधारा रहेगी, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी, बस उसमें बदलाव होता रहेगा, पॉलिशिंग होती रहेगी। तो अंतर ये है। और जो यूथ इन पॉलिटिक्स जो हमारा जो मंच है वो इसी को लेकर है कि आगे क्या होना चाहिए और जो युवा को क्या करना चाहिए। तो उसमें वाईआईपी का किसी एक विचारधारा में यकीन नहीं है। हाँ जी, तभी मैं बोल रहा हूँ कि इसी पे आगे चलना चाहिए। जो पीछे हुआ कट्टर सांस्कृतिक विचारधारा है वो सभी परिवर्तित हो जाएंगी। समय किसी का नहीं रहा, आगे भी किसी का नहीं रहेगा। आगे हो सकता है बहुत, तो इस सवाल का आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, कैसे कैसे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तो जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप धन्यवाद। हाँ जी, विचारधाराओं को मिलजुल के सबके जो अच्छे तत्व हैं उनको लेके आपको चलना होगा। शायद मैं सार में भी यही बात समझ के बोलता, और ये बहुत शानदार बात कही। विपिन जी, शायद विपिन जी से बात नहीं हो पाई। विपिन जी आइए और अपनी बात को रखिए, अगर वो अभी तक जुड़े हुए हैं। विपिन जी आ रही है मेरी आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है, आपका सुदर्शन व्यक्तित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है। जी सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है मेरे इधर। जी 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 बताइए। आ रही आवाज? सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मेरा मानना है कि विचारधारा जो अब हमारे भारत में जो विचारधारा आई है वेस्टर्न की तरफ से, जैसे समाजवाद या पूंजीवादी साम्यवाद जो भी है, तो सर वो वहाँ पे जहाँ पे यूरोप में इनका जन्म हुआ तो वहाँ पे इनकी प्रासंगिकता उस टाइम पे थी।
लेकिन धीरे धीरे जो जिस देश में जन्म हुआ वहां पे ही नहीं पाई है। जैसा हम रूल ले लेते हैं, साम्यवाद की तरफ बढ़ा था, लेनिनवाद बिल्कुल मार्क्सवाद से अलग हो गया, उनके खुद के अलग रूल थे, हालांकि मार्क्सवाद की तरफ चलते रहे थे वो। तो उनका भी मिक्स होता गया धीरे धीरे समय के सामने एनसीईआरटी तो नहीं है जी? नहीं सर। हाँ, मैं टांग खींच रहा हूँ। अमेरिका को ले ले, अमेरिका अपने आप को पूंजीवाद कहता था, उसने भी कहीं ना कहीं समाजवाद के तत्व लिए। तो सर मेरा ये कहना है कि कोई सी आइडियोलॉजी है अपने आप में कभी परफेक्ट नहीं हो सकती जी, चाहे वो कोई, चाहे साम्यवाद हो, चाहे उदारवाद हो, चाहे पूंजीवाद हो, सबके अपने अपने दोष हैं, अपनी अपनी अच्छाइयां हैं जी। भारत की बात करें तो भारत में भी उन्हीं की तरह से फॉर्मेशन हुआ सब पार्टियों का, सीपीआई है या कांग्रेस वगैरह, इनके अपने एक विचारधारा है जी, और विचारधारा में परिवर्तन इनका जी सर बोलिए तो विचारधारा में इनका परिवर्तन जी सर कह रहा था विचारधारा में इनका परिवर्तन होता रहना चाहिए। मेरा मानना है सर कि विचारधारा एक शब्द में ना नाप के हम इनको अपने काम से समझना चाहिए, इनका इवैल्यूएशन जो करना चाहिए वो सर ग्राउंड लेवल पर करना चाहिए। जी विपिन जी, हम समय के अवमूल्यन यानी कमी से जूझ रहे हैं, इस वजह से आपकी बात सीमित करनी पड़ रही है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हमको विचारधाराओं को के झुंझुने को नहीं लेना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि कौन किस तरह का काम कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ। हम भले ही समय की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन हम योग्य दर्शकों को, श्रोताओं को कभी नजरअंदाज नहीं करते। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ हैं शबोबर जहां जी, अगर मैं सही नाम उच्चारण कर पा रहा हूँ। आइए और अपने विचारों से चर्चा को समृद्ध कर दीजिए। मॉडरेटर आकाश से निवेदन है कि उनको बोलने का मौका थैंक यू सो मच इतने पैनलिस्ट के साथ मुझे बोलने के लिए अनुमति देने के लिए। मेरा नाम सनोबर जहान है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं जॉब में हूँ, बट स्टिल मैं पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इससे यूथ को और कमिंग जनरेशन को अपनी कंट्री में क्या चल रहा है ये जानने का, और जो भी हमें जैसे रूल तो नहीं, हमारे ही थ्रू आती है, वोटिंग के थ्रू गवर्नमेंट आती है, तो वो गवर्नमेंट में इतने लोगों, सिर्फ एक पार्टी जो इतने लोगों को गवर्न करने के लिए आ रही है, वोटिंग के थ्रू आ रही है, तो वो हमें किस आइडियोलॉजी के साथ आगे लेकर के जाएगी और क्या फ्यूचर होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे, अगर हम ऐसा देखें हमारे 20 साल के बाद नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, तो हमें वो देखकर भी वोटिंग करनी चाहिए और गवर्नमेंट को उसी आइडियोलॉजी के साथ चूज करना चाहिए कि क्या फ्यूचर में इस आइडियोलॉजी के साथ चलने वाली ये गवर्नमेंट क्या नेक्स्ट जो जनरेशन 20 साल के बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, हम तो खैर 50 इयर्स के लिए चलो एक इसमें है, सारे हमारे जो पैनलिस्ट हैं किसी ना किसी जॉब में हैं, किसी ना किसी वर्क में हैं, बट ये तो हो गया हमारा फ्यूचर कमिंग इस जनरेशन का है ना 50 इयर्स के लिए। बट जो क्या हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनका फ्यूचर क्या है, तो ये जो हमारी गवर्नमेंट रहती है उनकी आइडियोलॉजी से ही पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बीजेपी को देखें तो क्या उनका जो आइडियोलॉजी, जैसे हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, क्या इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी डेवलपमेंट हो सकती है क्या? जब हम किसी गवर्नमेंट की बात या उनके भाषण से सुनते हैं तो क्या ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी हमारे कंट्री को, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा जो यूथ है, उसको डेवलपमेंट पे ले जाएगी क्या? ये मुझे हमेशा लगता है। लाइक कांग्रेस की आइडियोलॉजी, समाजवादी की, जो अभी के इलेक्शन में हमने देखा कि सभी इस आइडियोलॉजी से चल रहे थे कि यूथ नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोच रहे थे, एजुकेशन की सोच रहे थे, जॉब्स के लिए सोच रहे थे, विमेन के लिए सोच रहे थे, बट हमने क्या देखा एट द एंड ऑफ द डे कि पता नहीं इतनी सारी पावरफुल आइडियोलॉजीज के साथ कांग्रेस जो इतने सालों तक गवर्न करती चली आई है, समाजवादी जो ये भाषण में बता रहे थे, बट स्टिल कांग्रेस ने प्रूव किया था कि ये आइडियोलॉजीज हमारी है और हमने इतने सालों तक ये करके दिखाया है, कंट्री को डेवलपमेंट पे लेकर गए हैं और यूथ को, जनरेशन को, विमेन को, सभी को जॉब्स दिलवाई है, सब कुछ करा है। बट जो ये पार्टी आई है बीजेपी 10 इयर्स,
इससे हमने देखा कि ऐसा संक्षिप्त कुछ में आप अपनी डेवलप, बात रखें। हाँ बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो पार्टी आई है जो 10 इयर्स से अभी चल रही है ना, बट हमने कुछ भी ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं देखा। जैसा कि हम लोग ऑन ग्राउंड हम लोग इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं इन टर्म, क्योंकि बहुत हाँ, ये कुछ आपका हुआ। अपना विचार है, हम दर्शकों को हाँ क्लियर कर देना चाहते हैं, ये सनोबर जहाँ जी का अपना विचार हाँ, है। ये मेरी अपनी मेरा अपना थॉट है कि विद दिस आइडियोलॉजी क्या कंट्री को डेवलप किया जा सकता है सनोबर जहाँ जनरेशन में। जी, सनोबर जहाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत सारी महिलाएं सुनेंगी जब ये सोशल मीडिया पे डाला जाएगा ये सेशन, और वो समृद्ध होंगी कि आपने अलग बैकग्राउंड से आते हुए भारत के नक्शे को लगाया हुआ है पीछे और अपनी बात रख रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नक्शे के लिए नहीं, ये तो आपका देश है। लेकिन जो सबसे खास बात आपने कही है इस चर्चा के तमाम पैनलिस्ट से अलग, जो मुझे बहुत प्रभावित कर रही है बात, कांग्रेस बीजेपी से भी अलग, वो आपका अपना मसला था। लेकिन जो बात आपने कही वो ये अच्छी है कि कोई भी विचारधारा अगर हम चुनते हैं सरकार में तो उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। हम किस तरह की पार्टी चुन रहे हैं, अगले 20 साल में वो पार्टी जरूर उस विचारधारा की ओर जाएगी और इससे तय होगा कि उसका भविष्य जो है वो हमारा जुड़ा हुआ है उससे। ये कह के आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बहुत कंट्री का भविष्य जुड़ा हुआ है, कंट्री का, हमारा सभी का, हम सबसे मिलकर जो बनता है। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत थैंक यू कि वो इस चर्चा में आए और इस चर्चा को समृद्ध किया। अभिषेक जी ने बहुत शानदार बात कही थी चर्चा की शुरुआत में, 3 फ्रेम रखे थे उन्होंने, पार्टी का रखा था, कार्यकर्ता का रखा था और जनता का रखा था, जहां पे बात आई थी झुंझुनने की। इसके अलावा बात ये भी हमने करी कि राजनीति में आइडियोलॉजी के साथ साथ जो अवसरवाद है, जो परिवारवाद है, वो भी पनपेगा, लेकिन विचारधारा कभी अप्रासंगिक नहीं होगी। हमारे बीच युवा साथी थे जिन्होंने ये बात भी करी कि जो राजनीति है वो ऐसे दौर में जा रही है, पोस्ट मॉडर्निटी वाले दौर में जा रही है, जहाँ पे व्यक्ति केंद्रित राजनीति होगी और विचारधारा से बड़ा व्यक्ति हो जाएगा। हमने इस पर भी बात करी हमारे पैनलिस्ट ने कि जो राजनीतिक विचारधारा है, आप किसी भी विचारधारा का हिस्सा बनिए, उसके प्रति कट्टर मत होइए, और बिना कट्टर हुए आप जो है किसी विचारधारा का हिस्सा हो सकते हैं और उसमें अपनी भागीदारी भी दे सकते हैं, उसको समृद्ध भी कर सकते हैं। राजनीतिक विचारधारा को लेकर के मेरी जो समझ है वो यही है कि दुनिया जिस दौर में जा रही है, एक बात है, अक्सर एक फिलोसोफर है आशीष नंदी, समाजवादी दार्शनिक हैं, वो कहा करते हैं कि विचारधारा एक ऐसा चश्मा होती है जिससे जैसा रंग होता है उस चश्मे का, सब कुछ वैसा ही दिखने लगता है। तो सबसे खराब बात कही जा सकती है विचारधारा के बारे में, अच्छी बात भी वो यही है कि अगर आपने हरा चश्मा लगाया है तो जो लाल है आप उसे नजरअंदाज कर देंगे। कभी भी एक बड़े समूह को चलाने के लिए किसी को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी किसी विचारधारा में यकीन ना रखें जो किसी समाज को नजरअंदाज करती हो। सबको साथ लेकर ही चलना चाहिए, और सरकार भी, जो सरकार है, कोशिश कर रही है कि साथ में ही लेकर के चला जाए। कितना सफल हो रही है तो रिपोर्ट कार्ड ही बताएगा उनका। जो लोग कमेंट बॉक्स में जुड़ रहे हैं वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये चर्चा जो है अगले शुक्रवार को हमारे मॉडरेटर सौरभ को आप परेशान कर दीजिएगा टेलीग्राम कर करके कि वो रखें। हालांकि शायद उस दिन होली का दिन है, शुक्रवार को होगी शायद, और वो देखा जाएगा कि वो कैसे हो सकती है। तो इस बार होली थी, कल का दिन था, इस वजह से चर्चा आज रखी गई है। तो अगली चर्चा के लिए तो शायद समय आराम से निकल आएगा। आप आराम से वहां पे जो दर्शक श्रोता समूह हमारे साथ जुड़ा था वो अपने सवाल पूछ सकता है। सवाल पूछने के साथ साथ ये बताएं सौरभ को कि टेलीग्राम ग्रुप में हमारे, जिसका लिंक पड़ा हुआ है, जो लोग देख रहे हैं वो जुड़ भी सकते हैं अगर नहीं जुड़े हुए हैं, तो वहां पे बताएं कि किस मुद्दे पर चर्चा की जाए। और मुद्दा ऐसा होना चाहिए थोड़ा प्रासंगिक हो, जिस पर बात कहने का बहुत स्कोप हो, और फिर हम वो सवाल डालेंगे ग्रुप में। ये प्रक्रिया होती है। इसके बाद उस पर आप अपने जवाब लिखेंगे और उन जवाबों के आधार पर आपके जो बेशुमार जवाब आते हैं उनको पढ़ने के बाद हम 10 जवाब चुनते हैं और उस पर इस चर्चा का आयोजन होता है। ये प्रक्रिया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो इस चर्चा का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो इस चर्चा का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे हैं। दरअसल यही बात है, ये प्रक्रिया है, आपको इस प्रक्रिया का पालन करना होगा, क्योंकि मेरे पास भी समय की पाबंदी है और पेशेवर जरूरतें हैं अपनी। इस वजह से हम लंबा नहीं कर सकते, खींच सकते इस चर्चा को। हमको इस चर्चा का खात्मा करना होगा, इस चर्चा का समापन करना होगा। खात्मा सही शब्द नहीं है, हम फासिज्म में यकीन नहीं रखते, जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, जो एक तो आखिरी बात कि मैं अपना परिचय देना हमेशा भूल जाता हूँ। मेरा नाम आशुतोष तिवारी है, मैं 2016 से आईपैक से जुड़ा हुआ हूँ और हम आगे भी इस चर्चा से जुड़े रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए लगातार। और जी,
हाँ, हमारा अभी पर पेस्ट है, वो वहां पर जा करके आप देखें, आप अपने सवाल लिखें वहां, उस पर लाइक करें और देखें कि उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे साथी सौरभ आए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि वहां पे एक सवाल लिखा गया है, मैंने देखा नहीं था, आप जाएं वहां पे और जरूर जुड़े चर्चा से। बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया सभी का कि आप चर्चा में जुड़ चुके हैं। पीके टीम के साथ काम कैसे कर सकते हैं तेलंगाना में, बिल्कुल आप काम करिए। हमारे आईपैक के पेज पे जाइए और वहां पे आपको पोस्ट मिल जाएगी, वहां से आप कर सकते हैं। हमारी एक चर्चा, जो सेशन होता है सीखने वाले, तो पैनल डिस्कशन था, एक सेशन होता है हर शनिवार को होता है और 6 बजे होता है ना आकाश? हाँ, 6 बजे होता है वो। और 6 बजे उस सेशन में हम सिखाते हैं कि जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, पर वो वन वे होता है, वहां मैं 1 घंटा अकेले बोलता हूँ और आप चैट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। वो शिकायत थी, इस वजह से पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया है कि जो लोग अपने विचार रखना चाहते हैं उनके लिए भी एक मंच होना चाहिए, तब तक ये एक तरफा चलता रहेगा। तो वो उस चर्चा में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपने इस चर्चा को तमाम बिंदुओं समृद्ध किया। सबसे अच्छी बात इस चर्चा की रही कि हमने लैंगिक रूप से, हमने जियोग्राफिकली और हमने विचार बिंदुओं के तौर पर एक लंबा समूह हमने रखा और डाइवर्सिटी रखी उसमें, और इस चर्चा का यही समापन किया जाता है। मिलते हैं अगली पैनल चर्चा में। साथ ही साथ आप लोग, हमारे साथी आपसे संपर्क करेंगे, मॉडरेटर लोग, आप लोग अपने टेस्टिमोनियल, अपने विचार इस चर्चा के बारे में जरूर दें। वो विचार हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।